हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे आज मैं आपके लिए लाया हूं, यानी आपके सामने पेश कर रहा हूं एक बहुत ही स्पेशल योग जिसका नाम है कलानिधि योग। और काफी दिनों से, दरअसल मुझे लगता है पिछले 2-4 महीने से मैंने कोई योग नहीं किया था और इसलिए मुझे हमेशा याद दिलाया जा रहा था कि मुझे एक और योग करना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच में फासला रखूं ताकि मैं महीना एक ही टॉपिक पर ना लगा रहूं। तो मुझे बीच बीच में वो चीजें भी देनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे और जिन्हें वो ढूंढ रहे हों। यही वजह है कि मैं कभी ग्रहों का भावों में आना करता हूँ, कभी ग्रहों के युति, कभी खास चीजें जैसे नवांश या दशांश। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कई तरह के टॉपिक लाता रहूं और धीरे धीरे समय के साथ एक पूरी सीरीज पूरी करूं। मैं लोगों के बोलने पर भी बीच बीच में योग करता हूँ। तो जब मुझ पर तरह तरह के रिक्वेस्ट आते हैं कि इस पर वीडियो क्यों नहीं करते, तो जहां एक खास रिक्वेस्ट बार बार आती है, मैं समझता हूँ कि वो सीधा खुदा की तरफ से आ रही है। एक उर्दू शेर है जिसका मतलब ये कि बहुत सारे लोगों की मांग या आम दर्शकों की रिक्वेस्ट को खुदा का हुक्म समझो। तो अगर बहुत सारे लोग मुझसे कोई खास तरह की वीडियो बनाने को कहें तो मैं कोशिश करता हूं कि वो भी करूं। इसी तरह मैं अपनी वीडियोस को समय पर बनाता हूं। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये कलानिधि योग है, क्योंकि आमतौर पर जब मैं किसी का कुंडली देखता हूं तो मैं योग देखने की कोशिश नहीं करता। मैं किसी भी योग की तलाश नहीं करता, बल्कि जो चीज बहुत जाहिर हो वो देखता हूँ। योग बहुत ही साफ दिखना चाहिए और मुंह पर लगना चाहिए, तभी वो योग असल में काम करता है। अगर तुम ढूंढ ढांढ कर योग देखने लगोगे तो हर कुंडली में 200 योग मिल जाएंगे, क्योंकि सैकड़ों योग होते हैं, लेकिन वो सब बहुत मजबूत नहीं होते, यानी दिखने वाले नहीं होते। जो योग देखने में सीधा मुंह पर होता है वो असल में अपने आप को दिखाता है। तो मेरा मुंह पर से क्या मतलब कि उस योग को बनाने वाले ग्रह केंद्र भावों या त्रिकोण भावों में हो, या अपनी राशि में हो, या मूल त्रिकोण में हो, तभी वो योग कमाल करते हैं। तो अगर मैं किसी ग्रह को केंद्र में भी देखूं और अपनी राशि या मूल त्रिकोण राशि में भी, तो जांच करता हूं कि वो कोई योग बना रहा है या नहीं, क्योंकि फिर वो एक ताकतवर योग बन सकता है। अगर कोई ग्रह दुश्मन की राशि में हो और फिर भी वो योग बना रहा हो तो वो योग कमजोर है। इसके उलट अगर मुझे कोई दोष दिखे, या दुस्थानों में पाप ग्रह दिखे, या केंद्र में 2 पाप ग्रह दिखे, तो भी मैं जांच करता हूं कि वो दोष बना रहे हैं या नहीं, ताकि मैं उस इंसान को आगाह कर सकूं। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम कुंडली में योग और दोषों को अधिक तलाश न करें, क्योंकि फिर क्या होता है, हम उस योग या दोष के दीवाने हो जाते हैं। अगर तुम दोष देख लेते हो तो बहुत से लोग, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, कहते हैं मेरी कुंडली में ये दोष है, बहुत ही अशुभ दोष है, इसी वजह से मेरी जिंदगी बहुत खराब है। वो पूरा इल्जाम किसी दोष या ग्रहों की स्थिति पर लगा देते हैं कि बस इसी की वजह से मेरी जिंदगी बिगड़ गई। या जब उनकी जिंदगी में बहुत अच्छे नतीजे होते हैं तो वो पलटकर कहते हैं कि इस योग की वजह से मुझे अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, या इससे भी बुरा, इस योग की वजह से मैं जिंदगी में बहुत कामयाब होने वाला हूँ। तुम्हें पता है मेरी दशा आने वाली है 1-2 साल में, मैं इस दशा का इंतजार कर रहा हूँ। और कभी कभी वो योग और दोषों का असर बदल देते हैं, बजाय इसके कि खुद मेहनत करें। और जैसा कि तरह तरह के श्लोक कहते हैं, बृहत्पाराश होरा शास्त्र से लेकर संहिता तक, फाल्दीपिका तक तुम नाम लो, हर जगह श्लोक मिलेंगे जो कहते हैं कि जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, ना योग तुम्हें ऊपर उठाएगा ना दोष नीचे गिराएगा। तो योग तो कुछ असर देंगे, लेकिन तब जब तुम उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करो। दोषों के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी उनसे बचने की, वरना दोष अपना असर दिखा ही देते हैं। लेकिन अगर ये कोई बुरा दोष है और तुम वो काम करते हो जो अनैतिक है, बदचलनी वाले हैं और बहुत सारे रिस्क लेते हो, तो दोष और बुरा हो जाता है। अगर तुम में बुरा दोष है तो वो तुम्हें मुश्किलें तो देगा, लेकिन जब तक तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी जीवन शैली उस दोष में इजाफा नहीं कर रही होती, तब दोष आमतौर पर तबाही नहीं लाते।
मैंने देखा है कि कुछ लोगों को योग की वजह से बहुत अच्छी जिंदगी मिली, लेकिन उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की। और मैंने देखा है कि एक जैसा दोष किसी एक को बहुत बुरा नतीजा देता है और किसी और को उतना बुरा नहीं। इसकी वजह ये होती है कि जिसे बुरा नतीजा मिला वो शख्स भी बदचलनी में डूबा हुआ था, गलत रास्ते पर था, बहुत रिस्क ले रहा था, यानी वो खुद उस योग या दोष की ताकत बढ़ा रहा था। तो ये बात हमेशा याद रखो, तुम खुद अपने चरित्र, अपनी आदतों, अपने सोचने के तरीके और दूसरों की मदद करने की काबिलियत से एक योग की ताकत बढ़ा सकते हो। यानी जैसी जिंदगी तुम जीते हो, इसी तरह दोषों की भी ताकत बढ़ा सकते हो अगर तुम वो काम करोगे जिनसे शास्त्रों या खुदा ने बचने को कहा है। तो चलो, ये सब कहने के बाद अब कलानिधि योग में कूदते हैं। मैंने ये योग इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत अच्छे योगों में से एक है। ये थोड़ा नायाब है, लेकिन पिछले 2-3 महीने में मैंने ये योग 2 लोगों की कुंडली में देखा तो लगा जैसे ये मेरे लिए अलार्म की घंटी है कि मुझे योगों पर एक वीडियो बनानी चाहिए और इसी योग को चुनना चाहिए। और ये देखना बहुत आसान है अगर तुम्हें पता है कि इस योग को कैसे देखते हैं। कलानिधि योग 3 शुभ ग्रहों बृहस्पति, बुध और शुक्र की एनर्जी के आपस में आने से बनता है। तो जब भी तीनों की एनर्जी एक साथ आती है, या तो युति से या फिर एक दूसरे पर दृष्टि से, तब कलानिधि योग बनता है। एनर्जी के इस तालमेल का मतलब क्या है? एक तो कि अगर बृहस्पति और ये दोनों ग्रह बुध और शुक्र या तो दूसरे भाव में हो या 5वें भाव में, तो योग बनता है। यानी बृहस्पति, बुध और शुक्र तीनों या तो दूसरे भाव में या तीनों 5वें भाव में। अब ये दोनों भाव जुड़े हैं तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे फायदों से। और 3 शुभ ग्रहों का इन भावों में होना, वो भी 3 शुभ ग्रह, मतलब बहुत ताकत है कमाने के लिए, बचाने के लिए, दौलत बटोरने के लिए और अच्छे नतीजे पाने के लिए। दूसरे भाव में ये तुम्हें बहुत अच्छी कमाई दे सकता है, कमाई के बहुत सारे रास्ते देगा। कमाई बहुत दूर तक बढ़ सकती है, कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ती है। मैंने लोगों को देखा है जो कुछ हजार कमाते थे, वो कुछ ही सालों में लाखों कमाने लगे। जैसे उनकी कमाई 1-2 साल में 4 गुना हो गई, फिर कुछ ही सालों में फिर से 4 गुना। और इस तरह उनकी आज की कमाई और पिछले 10 साल की कमाई में जमीन आसमान का फर्क है, करीब 100-200 गुना ज्यादा कमाने लगे। ये वो काम है जो कलानिधि योग करता है। दूसरे भाव में बृहस्पति, बुध और शुक्र का मिलना, ये तुम्हारी कमाने की क्षमता बढ़ाता है, कमाई के जरिए बढ़ाता है, तेज तरक्की देता है और कभी भी बिना पैसे के नहीं रहने देता। तो हर वक्त तुम्हारे पास काम होता है। और ये ऐसा योग है जो तुम्हें कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं करता, इसीलिए ये अच्छा योग है। तो रोजी रोटी का सहारा हमेशा रहता है और तुम्हारे पास हमेशा कुछ न कुछ बचत भी होती है। मैंने कलानिधि योग वालों में देखा है, या तो उनकी आदत होती है पैसे बचाने की, कुछ अलग रखने की, या फिर वो इतना कमाते हैं कि खर्च ही नहीं कर पाते, तो बचत हो ही जाती है। आजकल की जिंदगी में इतने लालच हैं कि पैसे खर्च करना आसान है, तरह तरह की चीजें, यहाँ तक कि ऑनलाइन हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हो, प्लेन भी। पुराने जमाने में इतनी चीजें नहीं थी, इसलिए पैसे खर्च नहीं हो पाते थे। आज तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो, तुम उसे कुछ महीनों में उड़ा सकते हो। फिर भी मैंने देखा है कि करोड़पति लोगों में ये योग होता है और उनके पास कुछ बचत भी होती है, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। तो ये योग होना अच्छा है। ऐसे लोग अक्सर ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जो खुद भी अमीर हो या बहुत बड़ी बैकग्राउंड हो। ऐसी बैकग्राउंड जहां परिवार में लोग कला की दुनिया से हो, या खुद बड़े अफसर हो, या खुद बहुत अमीर हो, तो खानदानी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत होती है। और इसलिए जब ये पैदा होते हैं तो मानो चांदी या सोने के चम्मच से पैदा हुए हों। तो ये बिल्कुल साफ है कि दूसरा भाव बहुत ही अच्छा भाव है बृहस्पति, बुध और शुक्र के एक साथ होने के लिए। कलानिधि योग वाला दूसरा भाव है 5वां भाव। 5वां भाव क्या करता है? क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां होता है, इसलिए ये तुम्हें समय समय पर मौके देता रहता है। तो ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन मौकों का फायदा कैसे उठाते हो, क्योंकि 8वां मतलब बदलाव, लेकिन 8वां मतलब रुकावटें भी। तो समय समय पर ये तुम्हें एक मौका देगा।
कभी कभी रुकावट की सूरत में। तो तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, वहां रुकावट आ जाती है, फिर तुम कुछ और करने को मजबूर हो जाते हो और फिर बहुत तेजी से बढ़ जाते हो। तो वो मौका, रुकावट खुद ही एक मौका बन जाती है, यानी मुश्किल में मौका। तो ये तुम्हें बदलाव करने पर मजबूर करेगा, लेकिन कभी कभी वो बदलाव बहुत अच्छे नैतिक नहीं होते। तो ये तुम्हें चुनाव देगा। अगर तुम अच्छे नैतिक बदलाव करते हो, अगर तुम गलत चीजों से बचते हो, तो ये तुम्हें इनाम देगा। तो ये पांचवें भाव में थोड़ा पेचीदा है, फिर भी ये कलाकारों के लिए, बिजनेस करने वालों के लिए और अंदाजा लगाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने बहुत से लोगों को पांचवें भाव में बृहस्पति, बुध और शुक्र के साथ बहुत भाग्यशाली देखा है। शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में ये बहुत अच्छा करते हैं। जब ये कोई रिस्क वाला काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करते हैं, तो मैंने देखा है कि इनका बहुत अच्छा नतीजा आता है। कभी कभी किसी स्टॉक में पैसा डालकर भूल जाते हैं, सालों बाद देखते हैं तो वो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है और अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके पास इतना पैसा हो गया। तो ये ऐसा योग है जो तुम्हें अचानक पैसा देता है। दरअसल ये तुम्हें बड़ी छलांगें दिलाता है और धीरे धीरे दशकों में तुम जहां से शुरू करते हो वहां से बहुत दूर पहुंचा देता है। तो ये है पांचवें भाव का असर। पांचवां भाव लक्ष्मी स्थान भी है। पांचवां और नौवां भाव पैसे वाले भाव होते हैं और इसीलिए फायदे सिर्फ प्रॉपर्टी या कमाई या पैसे या मौकों के रूप में नहीं आते, बल्कि ऐसे लोग कभी कभी रोमांस में भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। कभी कभी इन्हें बहुत खूबसूरत साथी मिलते हैं, अच्छे दिखने वाले, बुद्धिमान साथी और अच्छे घरानों से, अमीर घरानों से या अच्छी खानदानी बैकग्राउंड से। तो ये बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि ये बनता है दूसरे या पांचवें भाव में, तो ये बहुत ही अच्छा है। अब होता यह है कि बृहस्पति, शुक्र और बुध के इस मेल की वजह से बृहस्पति तुम्हें समझदारी भी देता है कि जब दौलत आए, कमाए आए, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है। और बृहस्पति की वजह से तुम और ताकतवर लोगों के करीब आते हो, यानी तुम वैसे लोगों को आकर्षित करते हो जो खुद बहुत अमीर है या बहुत मशहूर है, ऊंचे अफसर हैं, सरकारी अफसर हैं या फिर वो केंद्र की ताकतें हैं। तुम उनके करीब आ जाते हो क्योंकि तुम भी किसी विशेषज्ञ या गुरु या जानने वाले इंसान के रूप में सामने आते हो। दूसरी तरफ शुक्र के शामिल होने से तुम उन लोगों को भी आकर्षित कर सकते हो जो खुद मशहूर है, क्योंकि शुक्र है विलासिता और नाम और शोहरत, कला या उद्योगपतियों के जरिए। तो ये बृहस्पति शुक्र का मेल तुम्हें ऐसे लोगों के करीब भी ले आता है। और बुध तुम्हें हुनर देगा सही बात कहने का, बात करने की कला, ठाठ बाट, भाषा की सादगी या खूबसूरती। बुध जबान है, शुक्र खूबसूरती और सजी हुई शायरी, खूबसूरती। और फिर बृहस्पति तुम्हें समझदारी देगा कि क्या कहना है और क्या नहीं। तो चालाकी, खूबसूरती और समझदारी तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह तुम कामयाबी की दुनिया में बहुत तेजी से ऊपर उठते हो। अब दूसरा पहलू ये है, अगर ये योग ऐसी राशि में बन जाए जो इन तीनों में से किसी की दुश्मन हो, तो ये मुश्किल पैदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर ये दूसरे भाव में है और बृहस्पति, बुध, शुक्र तीनों मकर राशि में है, या मीन राशि में जहां बुध नीच का होता है, या कन्या राशि में जहां शुक्र नीच का होता है, भले ही ये अच्छा हो, फिर भी उतना अच्छा योग नहीं रहता। मुश्किलें भी आती हैं, हालांकि कुछ मौके भी मिलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये तीनों में से किसी की भी दुश्मन राशि में हो, खासकर नीच की राशि में। और दूसरी बात, ये भी मुश्किल है क्योंकि बुध सूरज के बहुत करीब रहता है, तो ये बिल्कुल चैलेंज है। अगर सूरज भी बृहस्पति, बुध और शुक्र के साथ युति में हो, तो इन तीनों में से किसी भी ग्रह और सूरज के बीच का अंतर कम से कम 7 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम है, तो वो ग्रह सूरज की गर्मी में जलने लगते हैं और योग की शुभता खराब हो जाती है। ये भी कहा गया है कि ना तो ये योग पाप ग्रहों के साथ मिलना चाहिए और ना ही 2 पाप ग्रहों की दृष्टि इस योग पर होनी चाहिए। यही वजह है कि ये थोड़ा नायाब योग है, लेकिन बहुत ही भाग्य लाने वाला और शुभ योग है। ये भी कहा जाता है कि बुध और शुक्र बृहस्पति पर दृष्टि डाल सकते हैं या बृहस्पति पर उनकी दृष्टि हो सकती है, लेकिन बुध और शुक्र में सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है।
इसलिए वो बृहस्पति पर तब दृष्टि डाल सकते हैं जब वो बृहस्पति से विकर्णत सामने हो। और अगर ये 5वें और दूसरे भाव की बात हो, अगर बृहस्पति 5वें भाव में है तो उस पर दृष्टि डालने के लिए बुध और शुक्र का 11वें भाव में होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में ये कमजोर योग बनता है और बहुत धीरे धीरे लंबे समय में फायदे देता है, क्योंकि 11वां भाव उपचय भाव है। दूसरी तरफ अगर बृहस्पति दूसरे भाव में है और उस पर दृष्टि डालने के लिए बुध शुक्र 8वें भाव में हो, तो ये बिल्कुल भी वो अच्छा और शुभ भाग्य नहीं लाएगा, बल्कि बहुत सारी मुश्किलें भी ला सकता है। इसलिए हमेशा बेहतर यही है कि ये योग बृहस्पति, बुध और शुक्र की युति से बने, चाहे दूसरे भाव में हो या 5वें भाव में, और वो भी दोस्ताना राशियों में, शुभ भावों में। और अगर ये ऐसी राशि में हो जहां बृहस्पति का उच्च हो, जैसे कर्क राशि, या बृहस्पति अच्छा करे, मिसाल के तौर पर वृषभ राशि में जहां बृहस्पति भी अच्छा करता है, शुक्र भी बहुत अच्छा करता है और बुध भी ठीक ठाक रहता है, तो ये बहुत अच्छे नतीजे देता है। अगर ये वृश्चिक राशि में हो या मीन राशि में या कन्या राशि में, तो फिर परेशानी की गुंजाइश है। योग का शुभ स्वभाव कम हो जाता है और मुश्किलें भी आती है। तो कुंडलियों में देखो, समझो कि तुम्हारे पास कलानिधि योग है या नहीं। ये नायाब योग है, आसान योग नहीं है। लेकिन बीच बीच में अगर तुम ज्योतिष पढ़ रहे हो तो तुम्हें कलानिधि योग किसी न किसी की कुंडली में जरूर मिलेगा, और अगर मिले तो कृपया गहराई से विश्लेषण करना और देखना कि उसकी जिंदगी कैसी गुजरी है। कलानिधि योग एक और चीज देता है, वो है बहुत अच्छे फायदों वाले दौर और कुछ उतने अच्छे फायदे वाले दौर भी। तो रुझान देखो, और जब तुम रुझान देखोगे तो तुम्हें उस इंसान की जिंदगी के पैटर्न भी दिखेंगे, और फिर वो इंसान खुद ये अंदाजा लगा सकता है कि ये दशक मेरे लिए बहुत अच्छी रही, ये दशक उतनी अच्छी नहीं रही, फिर आने वाला दशक फिर से मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तुम रुझानों का पालन करोगे तो ये भी बताएगा कि योग तुम्हारे लिए कैसे असर दिखाएगा। मेरे लिए मैं भाग्यशाली था कि कुछ ही महीनों में मैंने ये योग 2 कुंडलियों में देखा, और वो भी अच्छे भावों में, बिना किसी युति या दृष्टि के या बिना सूरज के किसी ग्रह को जलाए। तो ये मेरे लिए इशारा था कि इस योग को तुम्हारे सामने ले आऊं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर उसी नाम एस्ट्रो एश्योरेंस से फॉलो करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान नमस्कार कहता है।